हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। यहाँ पर बात करने वाले हैं एसएससी जीडी से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहे हैं उनके एनालिसिस करके, और इस सेशन में जो समाहित किए गए हैं जो कि आगे आने वाले एग्जाम में भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आपके कुछ एग्जाम हो चुके हैं और ये हमारा सेशन नंबर 43 है। 43 से पहले के जो सेशंस हैं 42 सेशन आपको हमारे मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक भी दे रखा है, वहाँ पे भी मिलेंगे आपको, और आई बटन पे भी आपको ये मिल जाएंगे। तो दोस्तों, एसएससी जीडी जो आपका एग्जाम चल रहा है उससे रिलेटेड जीके और जीएस के जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उन पर यहाँ पर चर्चा की जाती है। और ये मॉक टेस्ट रहेगा दोस्तों आपका, जो कि आपका 43 नंबर है, और यह हमारा 43 नंबर दिन रहेगा। और इस सेशन को लेकर शाम को 7 बजे प्रतिदिन आपके समक्ष रखा जाता है दोस्तों। और यदि आप एसएससी जीडी के अतिरिक्त यूपी पुलिस हो गया, यूपी पुलिस, सुपर टेट, रेलवे, एसएससी एसआई, यूपीएसआई, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम और पेट आदि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो यह सेशन काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इस सेशन में जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट होते हैं दोस्तों, उनको भी साथ ही साथ कवर कराया जाता है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, आंसर कमेंट आपको जरूर करना है। अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पास में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आने वाले और भी सेशंस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें दोस्तों। तो यहाँ पर बात करने वाले हैं अब फटाफट अंदाज में क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन यहाँ पर आपको दे रखा है दोस्तों, क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। ये किसकी समाधि के कारण नंदे गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो किसकी समाधि के कारण जो नंदे गुरुद्वारा है वह पवित्र गुरुद्वारा माना जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस देख लेते हैं यहाँ पर इसके। ऑप्शन ए है गुरु रामदास, ऑप्शन बी है गुरु अंगद, ऑप्शन सी है गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन डी है गुरु गोविंद सिंह। फटाफट से दोस्तों इसका आंसर कमेंट करेंगे, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो किसकी समाधि के कारण नंदे गुरुद्वारा जो है सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है, तो कौन किसकी समाधि बनी हुई है इन चारों में से, आपको फटाफट से आंसर कमेंट करना है दोस्तों, जल्दी से करेंगे। ऑप्शन ए एक बार बता देता हूं, ऑप्शन ए गुरु रामदास, ऑप्शन बी गुरु अंगद, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। तो यहाँ पर दोस्तों, ये जो सिखों की बात की जाती है तो सिखों की जो सबसे पहले गुरु थे वो कौन थे? तो गुरु नानक देव थे, ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों इसका आपने आंसर कमेंट किस तरह से करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है तो 2 का आंसर आपको ए है तो ए लिखना है, बी है तो बी लिखना है, सी है तो सी लिखना है, और डी है तो डी लिखना है। और फटाफट से आपको लाइव कमेंट में कमेंट कर देना है, या फिर आप सिंपली कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर, जो भी आपको उचित लगता है। अगर आंसर देने से आपको यह फायदा होता है कि आपका आत्मविश्वास दृढ़ होता है, और साथ ही आपको अपनी तैयारी का भी पता चलता है कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर इसका गुरु गोविंद सिंह है दोस्तों। कौन सा है? गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन डी एकदम से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब बात कर लेते हैं गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह जो थे वह 10वें गुरु थे दोस्तों। कितने नंबर के गुरु थे? 10वें गुरु थे। किसके? सिखों के 10वें गुरु थे। और इनके पिताजी की अगर बात की जाए तो तेग बहादुर इनके पिताजी थे दोस्तों। कौन थे? तेग बहादुर। तेग बहादुर इनके पिताजी थे, ये आपको याद रखना है। साथ ही दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था वह पाटलिपुत्र में हुआ था दोस्तों। पाटले पाटलिपुत्र में इनका जन्म हुआ था, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। और साथ ही आपको बता दूं इन्होंने किसकी स्थापना की थी दोस्तों? तो इन्होंने जो स्थापना की थी वह खालसा पंथ की स्थापना की थी। किसकी? खालसा खालसा पंथ की इन्होंने स्थापना की थी, ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों सिखों के जो गुरु थे उनके बारे में। सिखों के गुरु थे 10 गुरु थे सिखों के लास्ट, और 10 गुरुओं के बारे में यहाँ पर दोस्तों बात करने वाले हैं। तो पहले जो गुरु थे दोस्तों, पहले वह गुरु नानक देव थे। कौन थे? गुरु नानक देव, जो कि 1469 से लेकर 1539 तक रहे थे। और दूसरे जो गुरु थे वह गुरु अंगद थे, 1539 से 1552 तक रहे। तीसरे गुरु आते हैं गुरु अमरदास, 1552 से 1574 तक। और चौथे गुरु आते हैं गुरु रामदास, 1574 से 1581 तक। तो कभी भी आपको यह भी पूछ लिया जाता है कि गुरुओं की श्रृंखला जो चली थी वह कहाँ से चली थी, तो 1469 से चली थी दोस्तों, ये आपको याद रखना। और चौथे गुरु कौन थे? गुरु रामदास चौथे गुरु थे, वह 1574 से 1581 तक उनका वो रहा था दोस्तों, कार्यकाल रहा था। अब यहाँ पर बात करते हैं पांचवें गुरु की। तो पांचवें गुरु आते हैं दोस्तों आपके गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव हैं पांचवें, और यहाँ पर ये 1581 से 1606 तक रहे। और छठवें गुरु थे गुरु हरगोविंद। हरगोविंद और गोविंद सिंह अलग अलग हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर 1605 से 1644, 1606 से 1644 तक उनका कार्यकाल रहा। और सातवें गुरु थे गुरु हर राय। गुरु हर राय का यहाँ पर 1644 से 1600
61 तक का रहा और 8वें गुरु थे गुरु हरकिशन। हरकिशन का 1661 से 1664 तक रहा था। और 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर और इनका जो कार्यकाल रहा था दोस्तों 1665 से लेकर 1675 तक का इनका कार्यकाल रहा था। ये आपको दोस्तों याद रखना है। साथ ही 10वें गुरु जो थे आपके गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह। और उनका 1675 से लेकर 1708 तक का इनका कार्यकाल रहा था दोस्तों। तो अब यहाँ पर मैं आपको फैक्ट बताने वाला हूँ दोस्तों कि कौन कौन से यहाँ पर ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यह देख लीजिए यहाँ पर कौन कौन से पूछे जाते हैं ज़्यादातर, ये मैं बताने वाला हूँ आपको। तो यहाँ पर ये है आपके गुरुओं की जो श्रेणी है। अब यहाँ पर देखिए, पहले गुरु सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, गुरु दूसरे एग्जाम में पूछे जाते हैं, गुरु 5वें पूछे जाते हैं, गुरु आपके तेग बहादुर और गुरु 10वें ये आपके पूछे जाते हैं गुरु गोविंद सिंह। तो इन 5 गुरुओं को आप रट लीजिए, छाप लीजिए दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह से कि ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं कि पहले गुरु कौन थे, दूसरे गुरु कौन थे, 5वें गुरु कौन थे और 9वें गुरु कौन थे और 7वें गुरु कौन थे। इस तरह के आपके क्वेश्चंस आते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन भी आता है गुरु नानक जो थे कौन से गुरु थे। तो गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। और गुरु गोविंद सिंह की दोस्तों अगर बात की जाए तो इनको नानक भी कहा जाता है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। इनको भी नानक की उपाधि मिल चुकी है, लेकिन जो पहले गुरु थे वह गुरु और संस्थापक जो थे सिख धर्म के वह गुरु नानक देव थे, जिनका जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तलवंडी में हुआ। तलवंडी कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी आगे व्याख्या की गई है। तो किस में व्याख्या की गई है ऑप्शन बताना है आपको। ऑप्शन करेक्ट आंसर आपको कमेंट करना है। तो ऑप्शन ए है मूल अधिकारों के अध्याय में, ऑप्शन बी है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अध्याय में, ऑप्शन सी है मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में, ऑप्शन डी है संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। फटाफट से आप इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। एक बार मैं पढ़ देता हूँ, एक बार तुम पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आपको राइट आंसर कमेंट करना है दोस्तों। जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। एक बार फिर मैं रिमाइंड करता हूँ कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी आगे व्याख्या की गई है। तो कहाँ की गई है आपको बताना है। ऑप्शन ए है मूल अधिकारों के अध्याय में, ऑप्शन बी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, ऑप्शन सी है मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में, ऑप्शन डी दे रखा है आपका संविधान के पाठ में कहीं नहीं। आपको बताना है दोस्तों इसका राइट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों के मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्य, तीनों में दोस्तों क्या दिया गया है, ये आदर्शों एवं उद्देश्यों की जो रूपरेखा है वो आगे कहाँ दी गई है? तो मूल अधिकारों में और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में और मूल कर्तव्यों में दी गई है। ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन सी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान के जो मूल कर्तव्य हैं दोस्तों, उनको आपके जो कर्तव्य होते हैं, नागरिकों के जो कर्तव्य होते हैं, फंडामेंटल जो ड्यूटीज होती हैं, उनको यहाँ पर एक बार रिमाइंड करेंगे बहुत ही फटाफट अंदाज में। तो पहला दे रखा है यहाँ, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों संस्थाओं राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे दोस्तों। ये भी आपका एक फर्स्ट मूल कर्तव्य होता है। दूसरा आता है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। ये भी सेकंड आपका होता है। तीसरा आता है भारत की प्रभुता एकता अखंडता की रक्षा करे। चौथा है देश की रक्षा करे। और पांचवा दोस्तों आपका आता है, पांचवा जो मूल कर्तव्य है, भारत में सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। छठवां है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करे। और सातवां आपका आता है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे, यानी पर्यावरण को भी उसको बचाकर रखना है। और आठवां है आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना है, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है और ज्ञानार्जन की भावना होती है उसका विकास करना है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है कि सार्वजनिक संपत्ति है तो ये आपको अभी कहीं पर अगर आप सफ़र कर रहे होते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है कि जैसे कि आप रेलगाड़ी से सफ़र कर रहे हैं तो यह रेल आपकी संपत्ति है, इसको क्षति ना पहुँचाएं। तो कहते हैं कि रेल तो भाई हमारी संपत्ति है, इसको तो उखाड़ के ले चलते हैं। तो आपको ऐसा भी नहीं करना है। दूसरा आपका आता है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में। यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। दूसरा है यहाँ पर दूसरा दे रखा है
10 नंबर आपका दिया है यहाँ पर, 10 नंबर है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना है। यानी सामूहिक, व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से भी आपको उत्कर्ष की ओर बढ़ना है। और यहाँ माता पिता और संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ये 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों। तो हमारे टोटल जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो कितनी हैं? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए, ये देश की रक्षा की अगर बात की जाती है तो जब भी देश पर अगर कोई संकट आता है तो आपको देश की रक्षा करने के लिए जाना पड़ेगा। आप कहीं पे भी चले जाइए, लेकिन अगर देश बुलाता है तो आपको जाना है। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता, यानी किसी में अगर आपने फूट डालनी है तो फूट नहीं आप डालोगे, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं कि आपको यह नहीं करोगे। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन आपको करना ही करना है, पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचानी है। अरे करना क्या है, इसमें क्षति क्यों पहुंचाएंगे, क्योंकि उससे तो हमारा जीवन चल रहा है। पर्यावरण अगर सुरक्षित है तो हमारा जीवन भी सुरक्षित है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आप सम्मिलित जानते हो। हमें ऑक्सीजन चाहिए और पर्यावरण में जो पेड़ पौधे हैं उनको क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो संतुलन बनाए रखने के लिए ये चीज़ें काफ़ी ज़रूरी हैं। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इनको समझ लीजिए। अगर इनको आप समझ लेते हैं तो ये समझ लीजिए आप गुनाह करना भी छोड़ दोगे, और जो भी गुनाह करता है उसको भी समझाइए कि ये आपकी ड्यूटी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर 11 कितनी ड्यूटी हैं दोस्तों? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो कि आपकी भारतीय संविधान के दे रखी हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देखो, फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, या कहाँ पर दी गई हैं। तो भारतीय मूल कर्तव्यों की बात की जा रही है भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में। किसमें? 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। अब ये सर्वप्रथम आयरलैंड के संविधान से लागू किए गए थे। यहाँ पर तो अब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की जा रही है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं आयरलैंड के संविधान से कहाँ पर दोस्तों लाए गए हैं? संविधान में लागू किए गए हैं। ये भी आपको याद रखना है। कितने से कितने तक है? तो 36 से 51 तक है, भाग 4 में आपको दे रखे हैं दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आता है अगला, बॉम्बे हाई संदर्भित है। तो बॉम्बे हाई यहाँ पर संदर्भित है, किससे संदर्भित है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दे रखा है अपतट क्षेत्र तेल क्षेत्र से, दूसरा है तटवर्ती तेल क्षेत्र से, तीसरा है अपतट गैस क्षेत्र से, और चौथा है तटवर्ती गैस क्षेत्र से है। राइट आंसर दोस्तों इसका बताना है आपको, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई दोस्तों क्या है ये आपको बताना है। तो बॉम्बे हाई क्या है? दिमाग को दौड़ाइए, आपने पढ़ा होगा 6 और 7 की क्लास में कि बॉम्बे हाई क्या है। तो बॉम्बे हाई दोस्तों है तेल शोधनशाला है दोस्तों। क्या है? तेल शोधनशाला है। तो यहाँ पर गैस आपका बिल्कुल से अलग हो जाएगा। तो 2 ऑप्शन आपके यहाँ पर कम हो चुके हैं, और इसका राइट आंसर दोस्तों आपको बताना है ऑप्शन 1 और 2 में से कौन सा आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से दोस्तों बताएंगे। तो बॉम्बे हाई संदर्भित करता है, किसको संदर्भित करता है? अब अपतट तेल क्षेत्र से या फिर तटवर्ती तेल क्षेत्र से? तो बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए एकदम से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए, चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन ए एकदम से राइट आंसर है। और यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं बॉम्बे हाई कहाँ पर है। तो बॉम्बे हाई जो है दोस्तों महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है बॉम्बे हाई? महाराष्ट्र में है दोस्तों, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, जो स्टेट है महाराष्ट्र उसकी बात करेंगे। तो इसका जो गठन हुआ था महाराष्ट्र स्टेट का, वह 1 मई को हुआ था दोस्तों। 1 मई को हुआ था। कब हुआ था? 1960 में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। अगर सीएम की बात करते हैं तो सीएम दोस्तों कौन है यहाँ पर? एकनाथ शिंदे हैं दोस्तों। कौन है? एकनाथ शिंदे। अब यहाँ पर राज्यपाल की अगर बात की जाती है तो राज्यपाल की बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं दोस्तों। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। कोश्यारी कौन है दोस्तों? राज्यपाल हैं। कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के राज्यपाल। महाराष्ट्र की जो राजधानी है दोस्तों वह कौन सी है? तो मुंबई। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। ये भी आपको याद रखना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो उसका स्थान है महाराष्ट्र का, वह तीसरा स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो वह सेकंड नंबर पर दोस्तों आता है, उत्तर प्रदेश के बाद। ये आपको याद रखना है दोस्तों। और अगर लिटरेसी की यहाँ पर बात की जाए, यानी साक्षरता की अगर बात की जाती है, तो 82 दोस्तों अगर लिंगानुपात की यहाँ पर बात की जाती है तो लिंगानुपात जो वहाँ पर है लिंगानुपात, तो लिंगानुपात कितना है दोस्तों? तो 929 प्रति 1000 का वहाँ पर दोस्तों क्या है? लिंगानुपात है। ये आपको याद रखना है दोस्तों कि महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था? तो 1 मई को हुआ था। कब हुआ था? 1960 में हुआ था। ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आपको दिखाई देते हैं यहाँ पर, लेकिन यही क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिलाते हैं दोस्तों। ये आपको नहीं भूलना है। तो यह इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आता है किस गुप्त शासक। अब गुप्त शासकों की बात की गई है कि किस गुप्त शासक
के दक्षिणापंथ में 12 राज्यों पर धर्म विजय की? तो किस गुप्त शासक के दक्षिणापंथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी? किसने की थी? ऑप्शन ए दे रखा है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। तो राइट आंसर दोस्तों इसका कमेंट करेंगे, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि किस गुप्त शासक ने दक्षिणापंथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी, ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए चंद्रगुप्त है प्रथम, या फिर समुद्रगुप्त, या चंद्रगुप्त द्वितीय, या स्कंदगुप्त। फटाफट से आंसर कमेंट कर देंगे दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होने वाला है वो ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो भारत का भारत का नेपोलियन इसको कहा जाता है दोस्तों। नेपोलियन भारत का इसको कहा जाता है। और समुद्रगुप्त ने जो वो चलाई थी दोस्तों, अपनी मुद्राएं चलाई थी, उन मुद्राओं पर यह बीड़ा बजाते हुए बैठा है दोस्तों। कौन बैठा है? समुद्रगुप्त की मुद्राओं पर समुद्रगुप्त जो बैठा है तो बीड़ा बजाते हुए बैठा है। ये दोस्तों आपको याद रखना है। अब बात आगे कर लेते हैं दोस्तों यहाँ गुप्त राजवंश की। तो गुप्त राजवंश के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको आप देख लीजिए एक बार। तो गुप्त वंश की जो स्थापना हुई थी 319 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। और गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो श्रीगुप्त द्वारा की गई थी। उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों इसका? तो घटोत्कच उत्तराधिकारी था। गुप्त वंश के इसके शासक ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। आर्यभट्ट कौन था दोस्तों? आर्यभट्ट खगोल वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ था। आर्यभट्ट खगोल वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ था दोस्तों, ये आपको याद रखना। और किस वंश से था? तो दोस्तों वो गुप्त राजवंश से ही था। आर्यभट्ट किस वंश के समकालीन था? तो गुप्त राजवंश के समकालीन था। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? तो दोस्तों गुप्त शासकों की दरबारी भाषा यहाँ पर संस्कृत दिखाई गई है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। गुप्त राजवंश के किस शासक ने हूणों के आक्रमण को रोका? तो स्कंदगुप्त ने क्या क्या किया था दोस्तों? हूणों के आक्रमण को किसने रोका था? तो स्कंदगुप्त ने रोका था, ये आपको याद रखना है। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कला स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों। अजंता एवं एलोरा कलाकृतियां किस काल में संबंधित हैं? तो गुप्त काल से संबंधित हैं, ये आपको याद रखना। और अजंता और एलोरा कहाँ पर हैं दोस्तों? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है कालिदास किसके दरबारी कवि थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे दोस्तों। इसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो ये गुप्त वंश से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो कि आपको याद होने चाहिए यदि आप एग्जाम की दृष्टि से अगर इस सेशन को देख रहे हो, तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके लिए। इसकी तैयारी बिल्कुल ना छोड़ें। और सेशन में अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि यहाँ पर फैक्ट टू फैक्ट बात की जाती है और काफ़ी स्पीड में यहाँ पर सेशन को कवर किया जाता है दोस्तों। यही सेशन आपका 2 से ढाई घंटे का हो जाता है, लेकिन इस सेशन में जो भी क्वेश्चन समाहित किए जाते हैं उनको लेकर बहुत ही त्वरित गति से इसको किया जाता है और इसको 30 से 40 मिनट के अंतराल में खत्म कर दिया जाता है। बात करते हैं यहाँ पर ऋग्वेद में कौन सा मंडल है, तो कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, ये आपको बताना है दोस्तों। कौन सा मंडल है ऋग्वेद में जो पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऑप्शन ए है 7वां मंडल, ऑप्शन बी है 8वां मंडल, ऑप्शन सी है 9वां मंडल, ऑप्शन डी है 10वां मंडल। तो राइट आंसर दोस्तों इसका कमेंट कर दीजिए, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां मंडल है, 8वां मंडल है, 9वां मंडल है या 10वां मंडल है? फटाफट से करेंगे दोस्तों इसका आंसर कमेंट जल्दी से। तो दोस्तों सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें यहाँ पर। और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो 9वां मंडल है। कौन सा है दोस्तों? 9वां मंडल हो जाएगा। ऑप्शन सी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पर मंडल की। तो मंडल टोटल कितने हैं दोस्तों इसमें? मंडलों की अगर बात की जाए तो दोस्तों मंडल इसमें 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10। और सूक्त की बात की जाए, सूक्तियों की अगर बात की जाए तो दोस्तों इसमें 28 सूक्तियां हैं। और इसमें मंत्रों की अगर बात की जाए, तो 10,462 कितनी है दोस्तों? 10,462। तो आपको कुछ भी याद नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है बस। कौन सी चीज याद रखनी है कि आपको 10 पहले दे रखा है। मंडल सूक्त मंत्र ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर 28 देख लेंगे, यहाँ पर 462, 28 और 462 आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको सभी कुछ पता चल जाएगा इसके बारे में। किसके बारे में? ऋग्वेद के बारे में। और भी महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों ऋग्वेद के बारे में, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे प्राचीनतम वेद है दोस्तों, कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद है जो दोस्तों प्राचीन वेद है, ये आपको याद रखना। और इसकी रचना काल कब का है दोस्तों? तो 1800 से लेकर 1100 ईसा पूर्व तक का इसका रचना काल है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। 1800 से लेकर 1100 ईस्वी तक का इसका क्या है? रचना काल है, ये भी आपको दोस्तों याद रखना है। तो बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आता है भारतीयों ने महान रेशम मार्ग किसने प्रारंभ किया था?
के महान रेशम मार्ग किसने प्रारंभ किया कराया? तो आपको बताना है, ऑप्शन ए है कनिष्क ने, ऑप्शन बी है अशोक ने, ऑप्शन सी है हर्ष ने, ऑप्शन डी है फाहियान ने। राइट आंसर दोस्तों कमेंट कर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ करवाया था? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी हर्ष, ऑप्शन डी फाहियान। करेक्ट आंसर दोस्तों आप कमेंट कर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होने वाला है वह कनिष्क है दोस्तों। क्या है? कनिष्क। ऑप्शन ए एकदम से राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब कनिष्क की अगर बात कर लेते हैं, ये तो दोस्तों यह कुषाण कुषाण वंश का शासक था दोस्तों। किसका? कुषाण वंश का कौन था दोस्तों? यह शासक था। ये आपको याद होगा दोस्तों कि कनिष्क जो था कुषाण वंश का शासक था। और यह कब शासक बना था? तो 78 ईस्वी में दोस्तों यह शासक बना था। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि संवत संवत की जो शुरुआत की थी वह किसने की थी? तो कनिष्क ने की थी। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। तो यहाँ पर और इसके कनिष्क के जो शासन काल में बौद्ध संगीति जो हुई थी, बौद्ध संगीति, वह कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? आप हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर बताएंगे। बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की कि भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? ये आपको बताना है। जो भारत में शुरू की गई थी स्वाभिमान योजना दोस्तों वह किससे संबंधित है? फटाफट से आप आंसर कमेंट करेंगे। ऑप्शन ए दे रखा है ग्रामीण महिला अधिकारों से, ऑप्शन बी है ग्रामीण वृद्धजनों की देखभाल से, ऑप्शन सी है ग्रामीण बैंकिंग से, ऑप्शन डी है ग्रामीण खाद्य सुरक्षा से। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर कमेंट करेंगे। क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए बी सी डी, ए बी सी डी। एक बार फिर से पढ़ते हैं। तो भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित थी? ग्रामीण महिला अधिकारों से, ग्रामीण वृद्धजनों की देखभाल से, ग्रामीण बैंकिंग से या ग्रामीण खाद्य सुरक्षा से। फटाफट से दोस्तों इसका आंसर कमेंट कर देंगे। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो जो स्वाभिमान योजना जो शुरू की गई थी वह किसके लिए की गई थी? तो ग्रामीण बैंकिंग से की गई थी दोस्तों। यहाँ पर किससे की गई थी? तो ग्रामीण बैंकिंग से की गई थी। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है ग्रामीण महिला अधिकारों से। तो महिलाओं की अगर बात की गई है तो महिलाओं के लिए शुरू की जाने वाली योजनाएं जो थी भारत सरकार की उनको देख लेते हैं दोस्तों। तो ये है आपकी महिलाओं के लिए। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस ये क्या है? दूसरी है सुकन्या समृद्धि योजना, तीसरी है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, चौथी है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, ऑप्शन और पांचवी दे रखी है यहाँ पर फ्री सिलाई मशीन योजना, छठवीं है प्रधानमंत्री समर्थ योजना। तो ये इतनी जो योजनाएं चला रखी हैं किसके लिए हैं? महिलाओं के लिए हैं दोस्तों। ये किसके लिए? महिलाओं के लिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में यानी कि बेटियों को बचाया जाए और बेटियों को पढ़ने के लिए भेजा जाए। सुकन्या समृद्धि योजना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है। उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? ये आपको हमें कमेंट करके बताइएगा क्योंकि ये बहुत बड़ी योजना चली थी उज्ज्वला योजना। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना है, फ्री सिलाई मशीन में सिलाई मशीनों को वितरित किया गया है। और प्रधानमंत्री समर्थ योजना, जो प्रधानमंत्री जो समर्थ योजना है यानी कि खुद समर्थ बनिए, इस पे यह इतनी योजनाएं चला रखी हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 9 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है असतो मा साधगमय। असतो माँ साधगमय कहाँ से लिया गया है दोस्तों? यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे रखे हैं चार, चार में से आपको एक आंसर राइट होगा, वह आंसर आपको कमेंट करना है। तो ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है सामवेद, ऑप्शन डी है अथर्ववेद। राइट आंसर दोस्तों इसका कमेंट कर दीजिए। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? असतो माँ साधगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या अथर्ववेद से? करिए दोस्तों इसका आंसर कमेंट। क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है ऋग्वेद से लिया गया है। असतो मा साधगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। और ऋग्वेद के बारे में मैं ऊपर आने वाले क्वेश्चंस में कवर कर चुका हूं, इसके जो फैक्ट हैं उनको। तो आप बैक करके आप दोबारा से देखना चाहो तो उसको देख सकते हैं। तो असतोगमा साधगमय कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद, ऑप्शन ए एकदम से दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर ऋग्वेद में उल्लेखित जो नदियां हैं उनके भी नाम कभी कभी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो आप पूछ देख लीजिए। जो प्राचीन नाम थे ऋग्वेद में उन्हें आज वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, ये आपको समझना है दोस्तों। तो प्राचीन नाम जो थे, जैसे पुरुषड़ी था, पुरुषड़ी को रावी नदी नाम के नाम से जाना जाता है, बितस्ता को झेलम के नाम से, कोभा को काबुल के नाम से, और हसद्वती को घग्गर के नाम से, सुवस्तु को स्वात के नाम से जाना जाता है। वर्तमान के आधुनिक नाम दोस्तों ये हैं और प्राचीन नाम आपके ये हैं। सुतद्री को सतलज के नाम से जाना जाता है, अस्किनी को चिनाब के नाम से भी जाना जाता है। और भी अभी बाकी हैं। अस्किनी के बाद आता है आपका बिपाशा, तो बिपाशा को नाम ब्यास के नाम से जाना जाता है। गोमती नदी को गोमल के नाम से जाना जाता है। अब ये पहले नाम जाने जाते थे लेकिन अब ये अभी वाले हैं, ये पहले वाले, ये प्राचीन हैं, ये आधुनिक हैं। और सिंधु, सिंधु को अब सिंध के नाम से जाना जाता है। कुब्भ, क्रुभ को कुर्रम के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है दोस्तों? ये नदियों के नाम है। एक बार आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ। क्या है दोस्तों? ये
प्राचीन नाम है किसमें, ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों के प्राचीन नाम है ये, प्राचीन है ये और आधुनिक है ये। पुरुषड़ी को रीवा, रावी, ये अभी आपको लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप याद करते रहना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 10 नंबर क्वेश्चन है, निवेश की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का निम्नलिखित में से बड़ा उद्योग कौन सा है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो बड़ा उद्योग है वह कौन सा है, ये आपको दोस्तों बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए है चाय, ऑप्शन बी है सीमेंट, ऑप्शन सी है लौह इस्पात, ऑप्शन डी है पटसन। राइट आंसर दोस्तों बताएंगे इसका क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो निवेश की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का निम्नलिखित में से बड़ा उद्योग कौन सा है, आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी सीमेंट, ऑप्शन सी लौह इस्पात, ऑप्शन डी पटसन। किसकी दृष्टि से है भारतीय अर्थव्यवस्था का, यानी कि निवेश की दृष्टि से आपको पूछा गया है यहाँ पर दोस्तों, किसकी दृष्टि से, निवेश की दृष्टि से। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर बता दीजिए क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों लौह इस्पात उद्योग है। किसका है, लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग निवेश की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उद्योग कहा जाता है दोस्तों। कौन सा, लौह इस्पात उद्योग। ऑप्शन सी 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कारखानों के नाम और स्थान और राज्य और विशेष। यहाँ पर दोस्तों यह क्या है, लौह इस्पात उद्योग कारखाने हैं। क्या है, लौह इस्पात उद्योग कारखाने। तो यहाँ पर फर्स्ट दे रखा है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, तो कहाँ पर है, जमशेदपुर में है दोस्तों। कहाँ पर है, जमशेदपुर में है। और जमशेदपुर कहाँ पर है दोस्तों, आपका झारखंड में है दोस्तों। और सबसे बड़ा कारखाना दोस्तों यह कहा जाता है किसका, लौह इस्पात उद्योग में। और दूसरा आता है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, जो है आपकी बर्नपुर पश्चिम बंगाल में पड़ती है, और कुल्टी तथा हीरापुर में दो शाखाएं इसकी हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी है, तो भद्रावती कर्नाटक में है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड है, राउरकेला उड़ीसा में है। जर्मनी की सहायता से इसको बनाया गया था हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड को। भिलाई इस्पात कारखाना है, दुर्गापुर भिलाई में है दोस्तों। कहाँ पर है, दुर्ग भिलाई छत्तीसगढ़ में है। और रूसी विशेषज्ञों की सहयोग से बनाया गया था इसको। दुर्गापुर इस्पात कारखाना दोस्तों दुर्गापुर में है, तो दुर्गापुर कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर दुर्ग दे रखा है दोस्तों, दुर्ग कहाँ पर है आपका, छत्तीसगढ़ में है, लेकिन दुर्गापुर आपका कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है, आपको विशेष ध्यान रखना है। और जो दुर्गापुर इस्पात कारखाना था उसको ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो आ जाता क्वेश्चन आपका कैसे आता है कि ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित होने वाला कारखाना कौन सा था, लौह इस्पात उद्योग कारखाना कौन सा था। तो वहाँ पर दुर्गापुर इस्पात उद्योग कारखाना था। जर्मनी की सहायता से कौन सा बना था, तो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड बना था। रूसी विशेषज्ञों की सहायता से कौन सा बना था, तो आपका भिलाई कारखाना आपका रूसी विशेषज्ञों के सहायता से बना था। और लौह इस्पात कारखाना जो आपका है दोस्तों कौन सा है, लौह इस्पात कारखाना वह कहाँ पे है, सेलम तमिलनाडु में है, ये आपको याद रखना है। विशाखापट्टनम इस्पात कारखाना आपका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में होगा। केंद्र व राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम है दोस्तों यह। और आप बात करते हैं नेक्स्ट 10 कारखानों को यहाँ पर लिया गया है, तो बोकारो इस्पात कारखाना आपका बोकारो में है। बोकारो कहाँ पर है दोस्तों, झारखंड में है। आधुनिक तथा इसकी आरसीसी चिमनी एशिया में सबसे ऊंची है दोस्तों। क्या है, एशिया में सबसे ऊंची चिमनी किसकी है, तो दोस्तों बोकारो की है। और विजयनगर इस्पात कारखाना दोस्तों कहाँ पर है, हॉस्पेट में है। कहाँ पर, हॉस्पेट जो कर्नाटक में है। पूर्णतः इस भारतीय तकनीकी पर आधारित है दोस्तों। कौन सा है, विजयनगर इस्पात कारखाना। ये आपको दोस्तों याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन आता है गुप्त शासकों की सरकारी और दरबारी भाषा थी तो कौन सी थी। ऑप्शन ए है पाली, और दूसरी प्राकृत, तीसरी है हिंदी, चौथी है संस्कृति। राइट आंसर दोस्तों इसका बताएंगे क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गुप्त शासकों की जो सरकारी दरबारी राजभाषा थी वह कौन सी थी, पाली थी, प्राकृत थी, हिंदी थी और संस्कृत थी। फटाफट से आंसर कमेंट कर दीजिए दोस्तों। इसकी अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कुछ बात की थी गुप्त शासन काल की, पूरी बातें आपको बताई थी। समुद्रगुप्त बताया था, जो कि उसकी जो मुद्रा थी उस पर उसको बीड़ा बजाते हुए बैठाया गया है दोस्तों, देखा गया है। तो ये साक्ष्य मिले थे उसके। और बताएंगे यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जो इसकी भाषा थी, भाषा को भी मैंने बताया था, तो इसकी जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपको बताना है। तो संस्कृत इसकी जो राजभाषा थी, क्या थी दोस्तों, संस्कृत दरबारी भाषा थी। ये आपको याद रखना, ऑप्शन डी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। यदि गुप्त वंश के बारे में आपको जानना है तो आप बैक करके देख लीजिए, इसी सेशन में मैंने गुप्त वंश के बारे में काफी महत्वपूर्ण चर्चा की है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आता है 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया था, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन, यानी कि मुगल जो बादशाह था उस बादशाह को क्या किया था, भारत का बादशाह घोषित कर दिया था। कब किया था दोस्तों, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके समक्ष। लेकिन वह उसने मना किया था, फिर भी उसको बादशाह घोषित कर दिया था, और वह नेतृत्व उसका नहीं कर पाया था सही से। तो इसी वजह से वो क्या हुआ था, 1857 का जो विद्रोह था वह असफल हो गया था। अब इसके बाद में बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ से किसने गिरफ्तार किया था दोस्तों, ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या देखते हैं दोस्तों। रंगून में कर्नल नील ने, दूसरा है ग्वालियर में लेफ्टिनेंट हडसन ने, बरेली में जेम्स आउटरम ने, और हुमायूं की कब्र के पास से लेफ्टिनेंट हडसन ने। आपको बताना है दोस्तों क्या इसका
राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर आप कमेंट कर दीजिए। अब बहादुर शाह की अगर बात करते हैं तो मुगल बादशाह था, ये मुगल बादशाह था। और दोस्तों मुगल बादशाह कौन सा था? अंतिम मुगल बादशाह था। मुगल वंश की जो स्थापना की थी वह बाबर ने की थी दोस्तों। ये भी आपको क्या याद रखना है। तो 1526 ईस्वी में बाबर ने इस वंश की स्थापना की थी। कौन से वंश की? मुगल वंश की। और यहाँ पर बहादुर शाह द्वितीय की बात की जाती है तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपने बता दिया होगा। और राइट आंसर इसका दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ, तो इसका डी ऑप्शन एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। तो हुमायूं की कब्र के पास से इसको लेफ्टिनेंट हडसन जो था वह दिल्ली में था। और हुमायूं की कब्र के पास से इसको क्या किया था दोस्तों? मुगल बादशाह को गिरफ्तार कर लिया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन यहाँ पर, हाँ सॉरी, इससे रिलेटेड जो विद्रोह के स्थान थे और भारतीय नेता थे और ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने विद्रोह को दबा दिया था वहां पर, ये आपको यहाँ देखना है अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए बात की जाती है दिल्ली की। दिल्ली में कौन था दोस्तों? तो दिल्ली में जो विद्रोह का नेता था वह कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था। और यहाँ पर जो निकोलसन हडसन था, ये आपको याद रखना है, जॉन निकोलसन हडसन था। और लखनऊ में बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व किया था और वहाँ पर हेनरी लॉरेंस ने इसको दबाया था। कानपुर की अगर बात की जाए तो नाना साहेब ने इसका वहाँ पर क्या किया था दोस्तों? भारतीय नेता की तरफ से नेतृत्व किया था। और यहाँ पर सर कोलिन कैंपवेल ने इसको दबा दिया था। झांसी और ग्वालियर में देखा जाए तो लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे थे। और जनरल ह्यूरोज ने उनको क्या किया था? उनके जो नेतृत्व किया था, उनके जो विद्रोह किया था उसको किसने दबाया था? तो जनरल ह्यूरोज ने दबाया था। बात करते हैं यहाँ पर बरेली की। तो बरेली का जो नेतृत्व था वो किसने किया था? खान बहादुर खान ने किया था। और सर कोलिन कैंपबेल ने इसको दबा दिया था। इलाहाबाद और बनारस की अगर बात करें तो मौलवी लियाकत अली ने इसको नेतृत्व करता थे और कर्नल ऑन सेन ने इसको दबा दिया था। बिहार की अगर बात करें तो कुंवर सिंह थे वहां पर। कौन थे? कुंवर सिंह। और विलियम टेलर ने वहां पर क्या किया था? वहां के जो उग्रवाद हुआ था, वहां पर जो विद्रोह हुआ था उसको किसने दबाया था? तो विलियम टेलर ने दबा दिया था दोस्तों। ये काफी महत्वपूर्ण है। ये आंदोलनों की तरफ से आते हैं दोस्तों। 1857 की क्रांति में जो कौन कौन से आंदोलन, कहाँ कहाँ आंदोलनकारियों ने, किस किस ने मुख्य भूमिका निभाई थी, ये उसमें आता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कैसा है। किसने 1680 में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी कर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया था? 3 सही 1/2% कर दिया था दोस्तों। ये आपको ये बताना है किसने किया था ऐसा। तो ऑप्शन ए दे रखा है शाहजहां, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है औरंगजेब, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से दोस्तों इसका आंसर कमेंट कर देंगे। यानी 1680 में यह फरमान जारी कर दिया था, अंग्रेजों पर चुंगी कर लगा दिया था कि 2% के बढ़ाकर उसको 3 सही 1/2 यानी कि 3.5% उसका चुंगी कर जो है कर दिया था। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है किसने किया था। शाहजहां ने किया था, जहांगीर ने किया था, औरंगजेब ने किया था, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से दोस्तों इसका आंसर बताएंगे दोस्तों। यदि आपको इसका शासनकाल भी अगर पता होता है ना कि 1680 में किसने शासन किया था, तो आप इसका राइट आंसर करेक्ट बता दोगे। क्योंकि मुगल वंश था उस टाइम पे, मुगल वंश था। मुगल वंश के जो संस्थापक थे वो बाबर थे। बाबर ने कब इसको स्थापित किया था? तो वह 1526 में किया था। मैं अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। बाबर के बाद में हुमायूं था, फिर अकबर था, फिर कौन था? जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब आता है आपका 6वें नंबर पे। तो यहाँ 6वें नंबर पे आपका औरंगजेब है। और औरंगजेब के शासनकाल में ही दोस्तों ये आ जाता है। तो औरंगजेब ही इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। किसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं औरंगजेब की। तो दोस्तों औरंगजेब को क्या कहा जाता है दोस्तों? औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है दोस्तों। आलमगीर। आलमगीर किसको कहा जाता है दोस्तों? औरंगजेब को कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। और इसका जो करेक्ट इसका नाम था वह मुहीउद्दीन मोहम्मद था। क्या था? मुहीउद्दीन मोहम्मद। और यह सबसे अधिक शासन कर इसने किया था, एक अकबर ने और इसने, दोनों ने सबसे अधिक शासन किया था मुगल बादशाहों में। और बात करें इसके जो पिता की, तो इसके पिता का जो नाम था दोस्तों वह शाहजहां था। क्या नाम था? शाहजहां। और इसकी माता का नाम था वो मुमताज था। कौन क्या था? मुमताज महल, यानी कि मुमताज महल इसकी माता का नाम था और शाहजहां इसके पिता का नाम था। अब इसके मकबरे की अगर बात की जाए तो औरंगजेब का जो मकबरा है वह कहाँ पर है दोस्तों? औरंगाबाद में है। औरंगाबाद में। औरंगाबाद कहाँ पर है आपका? ये आप बताओ फटाफट से कमेंट करके। तो औरंगाबाद कहाँ पर है? तो औरंगाबाद आपका मैं ही बता देता हूँ। चलो, औरंगाबाद है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अब एक जिला बन चुका है औरंगाबाद, वहां पर इसका मकबरा है। किसका है? औरंगजेब का। तो औरंगजेब ने ही क्या किया था कि 1680 में एक फरमान जारी करके अंग्रेजों पर चुंगी कर जो था उसको 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया था। ये आपको याद रखना है दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 16 की अगर बात करते हैं तो त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की थी? यानी मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की थी, ये आपको बताना। ऑप्शन ए है शक, ऑप्शन बी है कुषाण, ऑप्शन सी है हिंद यवन, ऑप्शन डी है पार्थियन। राइट आंसर दोस्तों इसका बता दीजिए क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फटाफट से। तो कौन से
वंश के शासक थे जिसने मुक्तिदाता या त्रातार मुक्तिदाता या त्रातार की उपाधि धारण की थी? ए शक, बी कुषाण, सी हिंद यवन और डी पार्थियन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह क्या है, वह शक है। क्या है? शक। शकों ने ही उपाधि धारण की थी किसकी? मुक्तिदाता की। आपको है आंसर याद रखना है दोस्तों, यह क्वेश्चन आ चुका है कई बार। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 17 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या दे रखा है ये आप देख लीजिए कि प्रचंड बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है। तो प्रचंड बेरोजगारी का जो सामान्यतः अर्थ होता है वह क्या होता है आपको बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार होते हैं। ऑप्शन बी दे रखा है आपका, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं होते हैं। ऑप्शन सी है, श्रमिक की सीमांत उपयोगिता शून्य है। ऑप्शन डी है, श्रमिकों की उपयोगिता नीची है। फटाफट से दोस्तों इसका आंसर कमेंट कर दीजिए, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपको दे रखे हैं, ऑप्शन ए सही होगा, क्या बी सही होगा, या सी सही होगा, या डी सही होगा। किसके परिप्रेक्ष्य में दोस्तों प्रचंड बेरोजगारी के सामान्यतः अर्थ होता है? तो क्या अर्थ उसका होता है आपको राइट आंसर बताना है। ए बी सी डी आपके सामने है, चार आप पढ़ के देख सकते हैं, या एक बार मैं और पढ़ देता हूं कि लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार होते हैं, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं होते हैं, श्रमिक की सीमांत उपयोगिता शून्य है, श्रमिकों की उत्पादकता नीची है। तो राइट आंसर दोस्तों इसका बता दीजिए क्या आंसर हो जाएगा। तो श्रमिकों की सीमांत उपयोगिता क्या है दोस्तों? शून्य है, क्योंकि आज का जो युग आता जा रहा है वो मशीनी युग आता जा रहा है और मशीनों से काम बहुत ज्यादा होते हैं, तो श्रमिकों की सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है वहां पर? शून्य हो जाती है। 10 इंसानों का काम एक मशीन कर लेती है, तो वहां पर क्या हो जाता है? 10 इंसान निठल्ले हो जाते हैं, यानी कि बेरोजगार हो जाते हैं दोस्तों। तो इसी वजह से वहां पर क्या होता है कि श्रमिक की सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है? वहां पर शून्य हो जाती है। इसी वजह से वहां प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः आती है। तो प्रचंड बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? श्रमिक की सीमांत उपयोगिता शून्य है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 19। कौन से बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुई थी? बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन ए है श्री मरियम्मन मंदिर, ऑप्शन बी है अंकोर वाट मंदिर, ऑप्शन सी है बाट गुहा मंदिर, ऑप्शन डी है कामाख्या मंदिर। करिए इसका राइट आंसर कमेंट, क्या इसका आंसर हो जाएगा। तैयारी करते हो आप? तैयारी कैसी है आपकी? इस सेशन में सभी तैयारियों का निचोड़ आ जाता है कि आपने तैयारी कैसी की है। जो मैं बोलता हूँ, जो मैं बताता हूँ आपको, यदि आपको वो पता है, याद है, तो आपकी तैयारी समझ लीजिए अच्छी है। यदि आपको नहीं याद है तो आप समझ लीजिए कि आपको तैयारी इसी सेशन से करनी है। तो सेशन को पूरा देखा करें। साथ ही आपको बता दिया जाए दोस्तों कि शाम को 7 बजे का समय बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि 7 बजे आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया जाता है और उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट होते हैं दोस्तों उनको भी यहाँ पर कवर किया जाता है। तो बिल्कुल भी इस सेशन को ना भूलें, बिल्कुल इस सेशन को जरूर देखें। साथ ही आपको सेशन अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो, और पास में बेल आइकन को भी दबा लें जिससे आने वाले और भी सेशंस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इस सेशन को शेयर करें जिससे कि आप वह भी आपके साथ साथ आपके ही पथ पर चलकर आपके पीछे पीछे आपके ही जैसी नौकरी अच्छी सी पालें। तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों इसके जो राइट आंसर की। सूर्यवर्मन प्रथम जो द्वितीय था उसके कार्यकाल में कौन सा मंदिर बनवाया गया था? तो मरियम्मन मंदिर है, अंकोर वाट मंदिर है, बाट गुहा मंदिर है और कामाख्या मंदिर है। तो राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा अंकोर वाट का मंदिर। क्या हो जाएगा दोस्तों? अंकोर वाट का मंदिर था जिसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान में हुआ था दोस्तों। किसके राज्यकाल के दौरान में? सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान में इसका निर्माण हुआ था। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर इस मंदिर की। तो यह मंदिर दोस्तों क्या है? यह हिंदू मंदिर है दोस्तों, हिंदू मंदिर है। यह कौन सा? हिंदू मंदिर है। कौन सा मंदिर दोस्तों? अंकोर वाट का मंदिर। कौन सा मंदिर? अंकोर वाट का मंदिर क्या है? हिंदू मंदिर। और किस देवता के लिए यह दिया गया है? तो यह विष्णु जी के लिए समर्पित है। विष्णु जी के लिए दोस्तों क्या है? यह समर्पित है, ये भी आपको याद रखना है। और अंकोर वाट जो मंदिर है वो कहाँ पर है दोस्तों? तो कंबोडिया में है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। कंबोडिया में है अंकोर वाट का जैन मंदिर, सॉरी अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कंबोडिया में है, ये आपको याद रखना है। साथ ही इसके जो क्षेत्रफल है, कितना क्षेत्रफल है? तो 163 हेक्टेयर में दोस्तों यह बना हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। और दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर इसी को कहा जाता है दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है दोस्तों, यह सबसे बड़ा मंदिर है, ये भी आपको याद रखना है। और सूर्यवर्मन द्वितीय तथा आपको और बता दिया जाए कि यह जयवर्धन सप्तम जयवर्धन सेवंथ के काल में दोस्तों यह बनकर कंप्लीट हुआ था, ये आपको याद रखना है। तो इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट थे दोस्तों यहाँ पर अंकुर वाट के मंदिर से रिलेटेड जो आते हैं आपके एग्जाम में वह कंफर्म हो चुके हैं, क्लियर हो चुके हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आता है मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, क्रिप्स मिशन 1942, ऑप्शन बी है मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन सी है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919, ऑप्शन डी है भारतीय सरकार अधिनियम 1938। राइट आंसर दोस्तों इसका बताएंगे, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ किसके द्वारा लाया
किसके द्वारा लाया गया था। करेक्ट आंसर दोस्तों इसका बता देंगे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, अगर आपने हमारा सेशन, ये हमारा 43 नंबर सेशन है, इससे पहले 41 नंबर सेशन को आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए जाकर, कहाँ पर, आई बटन पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है और साथ ही साथ आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, तो वहाँ पर जाकर आप उसको 41 सेशन को देख सकते हैं। उसमें यह जो पूरा का पूरा आपका मार्ले मिंटो सुधार आपका दे रखा है, उसमें क्या उसमें सुधार थे, क्या कमियां थी, क्या नहीं था, क्या था, उसमें आप देखते हैं। तो वहां पर आपको, अगर उसने नहीं देखा है आपने तो देख लीजिए, अगर देखा है तो इसका आपको आंसर कमेंट कर दीजिए फटाफट से, क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो मार्ले मिंटो सुधार था वो जिसने कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ किया था दोस्तों। क्या किया था, अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ किया था। और कब आया था यह, 1909 में आया था, ये भी आपको साथ ही साथ याद रखना है। अब उस समय कौन था वायसराय भारत का, तो लॉर्ड मिंटो जो था भारत का वायसराय था, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चंस को कवर किया गया फटाफट अंदाज में आपके लिए, जो कि आपकी एसएससी जीडी और यूपी पुलिस, यूपी एसआई, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम और भी टेट, सीटेट, सुपर टेट, आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं तो यह सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। इस सेशन को बिल्कुल ना छोड़ें, लगातार इसको देखते रहें। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपका आगे आने वाला है सेशन नंबर 44 शाम को 7 बजे, देखना ना भूलें दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।